तो भाई साहब सच सच बताना सबसे पहले तो थोड़ी देर के लिए गोटे मतलब क्योंकि जिस जिस तरह से चेस किया है इंग्लैंड ने, इंग्लैंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीम इंडिया का जो स्कोर था ना उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उससे 5-7 रन ना ऊपर ही चल रहा था। लेकिन यहां पर ही आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है जो हमारे पूरे बैटिंग ऑर्डर ने थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का ही क्यों ना हो। 250 रन बनाने के बावजूद भी अगर कोई टीम 6-7 रनों से जीत रही है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े सवाल बहुत बड़े सवाल खड़े हो ही जाते हैं कि यार क्या हो रहा है। और टीम इंडिया ने जिस तरह की से आज इस परफॉर्मेंस को दिया है ना, मुझे एक बात यहां पर श्योरिटी के साथ में लगती है कि अगर टीम इंडिया ने आज 15-20 रन भी कम बनाए होते तो भाई साहब यहां पर तो मैच अटक जाता। मतलब पूरा मैच इतना सीरियस मोड पे होकर देखना पड़ा है 250 रन होने के बावजूद भी। यहां पर आप या तो इंग्लैंड की तारीफ कर सकते हैं कि साहब इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, या फिर आप ये कह सकते हैं कि साहब विकेट जो था वो वाकई में पाटा था। खैर जो भी हो, मैच देखने में मजा बहुत आया। 250 रन बने यहां पर एंड ऑलमोस्ट 500 रन इस पूरे क्रिकेट मैच में बने। दोनों ही टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जब आप 250 रन को चेज करने के लिए उतरते हो तो एक चीज यहां पर श्योर होनी चाहिए कि आपका एक भी कदम इधर से उधर अगर पड़ा तो मैच फिर आपके हाथ से निकल जाता है। इंग्लैंड ने आज यहाँ पे पूरी ताकत लगा दी और यहां पर आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड को इस बात के लिए कि उन लोगों ने आखिरी ओवर तक जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो तो एक ओवर जो बुमराह का इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से खेल दिया ना, उसके बाद अगले ओवर में हार्दिक के में ये लोग रन नहीं बना पाए, वहां पर इनकी गाड़ी पूरी की पूरी डीरेल हो गई। अगर वो आखिरी के 2 ओवर ये लोग पेनल्टीमेट ओवर मतलब 18वां और 19वां ओवर भी ये लोग ठीक ठाक खेल देते ना, तो यकीन मानिए ये जिस गेम प्लान के साथ में आगे बढ़ रहे थे वो गेम प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता। यहां पर आपको टीम इंडिया की भी इस मैच में पूरी ताकतें देखने के लिए मिली। चाहे आप बैटिंग पावर की बात कर लें, चाहे आप बॉलिंग पावर की बात कर लें, ये जीत एक कलेक्टिव जीत है। आप यहां पर रनों की मार्जिन को ना देखें, 7 रन आपको दिखाई देंगे, आपको लगेगा अरे जैसे तैसे जीत गए। लेकिन मैं इस जीत को जैसे तैसे वाली जीत बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। यहां पर टीम इंडिया ने वाकई में अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो विकेट है, इस विकेट की जब पिच रिपोर्ट दी गई थी मैच के पहले, तभी दिनेश कार्तिक ने कहा था कि इस पिच के ऊपर अगर टीम इंडिया 200 मतलब जो भी टीम पहले खेलती है, अगर वो 220 रन नहीं बना पाई, अगर वो टीम 220 रन नहीं बना पाई तो चेस करने वाली टीम जीत सकती है, क्योंकि आखिरी में ड्यू फैक्टर आएगा। एंड जब ड्यू फैक्टर आता है तब बॉल ना हाथ से ऐसे छूटती है कि सीधे बॉल पर छक्के के लिए ही जाती है। और आपने देखा इंग्लैंड ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, जिस तरीके से उन्होंने बॉल पे बल्ला घुमाया और बाउंड्रीज स्कोर करी, क्लियर तौर पर समझ में आ रहा था कि भाई यहां पर टीम इंडिया ने थोड़े बहुत भी अगर कम रन बनाए होते तो लेने के देने पड़ जाते। और ऐसे में ही मौका पड़ता है भैया शुक्रिया अदा करने का संजू सैमसन का। संजू सैमसन जिस लड़के ने एक बहुत ही शानदार गेम का प्रदर्शन किया, बहुत ही मैच्योर गेम खेला, और ऐसा नहीं कि बस लप्पे लप्पे घुमाए, नहीं, बंदे ने बहुत तरीके से यहां पर बैटिंग करी। और जिस तरीके से उसने बैटिंग करी ना, उसको देखकर ऐसा लगा कि नहीं यार ये लड़का वाकई में बहुत शानदार खेल रहा है। और देखो मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, संजू सैमसन के ऊपर भी सवाल कम नहीं उठे, खूब सवाल उठे, लपक के सवाल उठे, लेकिन लड़के ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, उस परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं यार इस लड़के ने कुछ कमी छोड़ दी। और मुझे लगता है कि ऐसे पॉइंट पे जब कोई क्रिकेटर इस तरह की परफॉर्मेंस देता है ना, तब हमें ना उसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड संजू सैमसन ने वही काम किया है कि यार उसने ये बताया है कि किस तरीके से उसने मतलब इस मैच को पूरा खेला। अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, इस मैच का मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, एंड जिस पॉइंट से इंग्लैंड लगभग लगभग इस मैच को पूरी तरह से हारना शुरू कर चुका था, वो था जब संजू सैमसन का कैच 15 रन के ऊपर छूटा। मैं आपको कारण भी बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए होता क्या है, जब आप एक टीम गेम खेल रहे होते हो ना, एक टीम गेम को खेलने के दौरान जब आप इतना क्रूशियल कैच छोड़ देते हो, संजू सैमसन का वहां पर कैच छूटा, बहुत ही क्रूशियल कैच था, इस बात को तो आप मानोगे। जब आप उस क्रूशियल कैच को छोड़ देते हो और उसके बाद आप देखते हो कि वही क्रिकेटर जो है रन कूटना शुरू कर चुका है, तब ना एक कॉन्फिडेंस गिरता है। कैच किसने छोड़ा था? हैरी ब्रुक ने। हैरी ब्रुक कौन है? इंग्लैंड का कप्तान। और जब आप दिमागी तौर पर इस बात को अपने जहन में बिठा लेते हो ना कि नहीं यार मुझसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच छूट गया है, उसके बाद आप जितने भी डिसीजंस लेने के लिए जाते हो ना, वो डिसीजंस ना आप सही तरीके से ले नहीं पाते हो। यहां पर मैं 2 डिसीजंस की बात करूंगा हैरी ब्रुक ने जो लिए। पहला था, शिवम दुबे के मौजूद होने के बावजूद भी उसने आदिल रशीद से बॉलिंग कराना कंटिन्यू किया। आदिल रशीद को 2 लंबे लंबे छक्के मारे शिवम दुबे ने। एंड दूसरा था विल जैक से आखिरी ओवर कराना, वो भी तब जब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे था। 2 छक्के पड़े, लेकिन वो 2 छक्के भी मायने रखते हैं। ये 2 ब्रेन फिट डिसीजंस थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लैंड और इंडिया के स्कोर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया। मान लीजिए कि वहां पर 4 छक्के पड़े उन दोनों ओवर्स में, उन 4 छक्कों में से अगर 2 छक्के भी कम होते ना,
तो ये मैच इंग्लैंड की तरफ जा सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो संजू सैमसन का कैच 15 रन के ऊपर हैरी ब्रूक ने छोड़ा था, मेरे लिए वही मोमेंट था जहां पर कि ये मैच इंग्लैंड की गिरफ्त चला गया था। एंड उसके बाद में जिस तरीके से नीचे की तरफ जाना शुरू हुई इंग्लैंड की टीम की परफॉर्मेंस, साफ तौर पर बताता है कि यार कैचेस विन मैचेस। और देखो, वो तो जैकब बेथेल ने आगे एक ब्रेथ टेकिंग एक ब्लाइंडर खेल दिया, वरना इस मैच से इंग्लैंड बहुत जल्दी बाहर हो सकता था। एक खिलाड़ी आपका बहुत शानदार खेल गया, सिर्फ इसीलिए ये क्लोज मैच हुआ है, वरना इंग्लैंड इस मैच में बहुत पहले बाहर हो चुका था दोस्तों। और इतना बाहर हो चुका था कि फिर आना मतलब मुनासिब हो नहीं सकता था। लेकिन ठीक है, आज का ये मैच काफ़ी यादगार रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इतने शानदार मैचेस भी ना आपको रोज़ रोज़ देखने के लिए नहीं मिलते। और रोज़ रोज़ से मेरा मतलब सिंपल सा है, जब भी कोई आप ऐसा मैच देखते हैं, उस मैच से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। भाई सेमीफाइनल की हम बात कर रहे हैं, एंड सेमीफाइनल के लेवल का अगर मैच ना हो तो जाहिर सी बात है फिर सवाल खड़े होते हैं कि यार हमको आखिर मतलब इस तरह के मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंसेस चाहिए फिर। और देखो, ये वाला वर्ल्ड कप जो रहा ये वैसे भी ना काफ़ी हद तक ऐसा नहीं रहा जहाँ पे बड़े स्कोर खड़े हुए। तो ठीक है, ये मैच मुझे काफ़ी हद तक बेहतरीन लगा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से हम पैन आउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको और समझ में आएगा कि भाई आखिर यहाँ पर क्या माजरा रहा है। हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मैच में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से मैच ने पूरी तरीके से पैन आउट हुआ है मैच। क्योंकि देखिए मैच छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस मैच में। और जब इतनी सारी चीज़ें एक मैच में हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है आपके जहन में भी ये सवाल बार बार आता है कि यार क्या हुआ, क्या हुआ। सबसे पहले भाई संजू सैमसन की बात करते हैं। संजू सैमसन इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहे। सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट जो इस मैच का बनने वाला है वो संजू सैमसन की इनिंग्स ही बनने वाली है। 42 बॉलों के ऊपर 89 रन के लड़के ने इनिंग खेली, 8 चौके मारे, 7 छक्के मारे, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को कंप्लीटली डोमिनेट किया एंड उनको सेटल होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और जब आपका टॉप का एक खिलाड़ी आके इस तरह की परफॉर्मेंस देकर जाता है तो फिर आपके पास रहने सुनने कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। जब आपके जो टॉप के बॉलर्स होते हैं, चाहे वो आर्चर हो चाहे वो राशिद हो, जब ये बॉलर्स आपके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जब ये बॉलर्स आपके डिरेल हो जाते हैं और एक बैट्समैन आपके ऊपर चढ़कर खेलने लगता है, तब आपको खुद समझ में नहीं आता कि स्ट्रैटेजी कहाँ से बदली जाए। और वो भी तब जबकि आपका एक कैच छूट चुका हो। संजू सैमसन का जैसा कि मैंने आपको बताया कैच छूट गया था, उसके बाद में उसके बाद में जाहिर सी बात है रहने सहने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। और इसीलिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंग्लैंड के हाथ से बाहर भी चली गई। देखो, इंग्लैंड ने संजू को 15 रन के ऊपर ड्रॉप कर दिया एंड नॉकआउट क्रिकेट में ऐसे चांसेस का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है। नॉकआउट मैचेस में एक ड्रॉप कैच मैच का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मतलब अगर हम कैचेस की ही बात करें तो आप खुद देखिए, अक्षर पटेल ने आज कितने क्रूशियल कैचेस लिए। 3 कैचेस लिए अक्षर पटेल ने, 3 में से 2 कैचेस इतने ज़्यादा क्रूशियल थे। स्पेशली उसमें से पहला कैच जो हैरी ब्रूक का था वो, एंड जो दूसरा उसने आई थिंक विल जैक्स का लिया था, जो कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर उसने कैच लिया था। और शिवम दुबे के साथ में एक रिले कैच उसने लिया था। बहुत शानदार कैच था, बहुत जानदार कैच था वो। एंड ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ये छोटे फॉर्मेट के मैचेस होते हैं ना, इसमें कैचेस विन मैचेस वाली चीज चलती ही चलती है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम कैच छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। टीम इंडिया का जो कैचिंग रहा है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बहुत दकियानूसी रहा है। ये लोग कोई कैच पकड़ ही नहीं पा रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। एंड उसके बाद में आकर इस तरह की परफॉर्मेंस देना वाकई में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होता है एंड डोमिनेटिंग भी होता है। इन सब के अलावा इंडिया का स्टार्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। ठीक है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा का हम लोगों ने विकेट खो दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का स्टार्ट बेहद एग्रेसिव था। इंडिया इस बात को शुरुआत से समझ रहा था कि हम लोगों को एक बड़ा टोटल खड़ा करना है। अगर इंडिया एक बड़ा टोटल खड़ा नहीं करता तो आज के मैच में आपने देख लिया कि इंग्लैंड ने किस तरह की इनिंग खेली है। एंड इस तरह की इनिंग जब कोई टीम खेलती है ना, तब आपको वाकई में एक दिल में सुकून आता है कि चलो शुक्र है कि हमने T20 में 250 रन ठोक दिए। इंडिया ने सिर्फ 8.3 ओवर्स में 100 रन बना दिए थे। इंग्लैंड के बॉलर्स पे शुरुआत से ही प्रेशर क्रिएट कर दिया था। इतने ज़्यादा बाउंड्रीज में ये लोग डील कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था इंग्लैंड के बॉलर्स को कि आखिर हम लोग कहाँ से बचाए रन्स को और किस तरीके से चीज़ों को हम लोग लेके आगे बढ़े। इंग्लैंड के बॉलर्स पे ऐसा खतरनाक प्रेशर बना हुआ था कि विकेट्स आने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को टैकल करें। इंग्लैंड के बॉलर्स लगातार परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम बॉल कहाँ फेंकें।
संजू सैमसन को वो लोग अगर फुल फेंक रहे थे तो छक्का, शॉर्ट फेंक रहे थे तो छक्का। मतलब ऐसा नहीं था कि संजू सिर्फ पावरफुल गेम दिखा रहा था, नहीं, वो लेट कट भी अच्छे खेल रहा था, कवर ड्राइव भी अच्छी खेल रहा था। मतलब वो हर तरीके से कंप्लीट पैकेज के तौर पर खेल रहा था, कोई जगह नहीं छोड़ रहा था जहां पर कि वो हिट ना करे। इंडिया ने इंग्लैंड को सेटल होने का बेसिक सी बात यह है कि एक भी मौका ही नहीं दिया। और T20 में जब आप फर्स्ट 10 ओवर्स को डोमिनेट कर लेते हो तो मैच का 60% तो वहीं पर डिसाइड हो जाता है। और टीम इंडिया ने शुरुआत के 10 ओवर में ही 120 रन के लगभग बना दिए थे, तो वहां पर तो वैसे भी कहने को कुछ नहीं बच जाता। अच्छा, इन लोगों ने शुरुआत में अभिषेक शर्मा का विकेट ले लिया था। मैं सैम करन का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें सैम करन ने कहा भी था कि हम लोगों ने अभिषेक शर्मा के लिए तैयारी कर ली, लेकिन इन लोगों ने अभिषेक के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लिया कि ये बाकी की टीम इंडिया को भूल गए। मतलब गेम का हिडन फैक्टर जानते हैं, पार्टनरशिप होता है। यहां पर अभिषेक शर्मा शुरुआत में आउट हुए, लेकिन उसके बाद में सैमसन और ईशान किशन ने 97 रन की एक ऐसी पार्टनरशिप करी जो कि टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर रही। ईशान किशन ने भी 18 बॉलों के ऊपर 39 रन बनाए, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। सीधी सी बात है, इस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को कमबैक का चांस ही नहीं दिया। और जब तक ईशान किशन आउट हुआ तब तक की टीम इंडिया का स्कोर ऐसा हो चुका था जिसके सामने इंग्लैंड को compete करना बेहद मुश्किल हो चुका था। और T20 में सिंपल सी बात है, जो पार्टनरशिप्स होती है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल इनिंग से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, किसी भी इंडिविजुअल इनिंग से। मतलब आप कितनी ही बड़ी इनिंग लगा लें, लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप्स नहीं हो रही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड यहां पर भी यही हुआ है। आज सबसे मजेदार बात तो ये रही साहब कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे क्रिकेटर्स भी वहां पर मौजूद थे स्टेडियम में। अच्छा लग रहा था देखकर कि भाई 2007 का वर्ल्ड कप विजेता, 2024 का वर्ल्ड कप विजेता, 2026 के वर्ल्ड कप विजेता को देखने के लिए आया हुआ है। अच्छा, इस पूरी इनिंग में इंडिया की जो ये पूरी इनिंग रही, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आप शिवम दुबे को इग्नोर नहीं कर सकते। शिवम दुबे का जो इम्पैक्ट रहा है वो अंडररेटेड रहा है। और मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं बिना किसी शर्म के, हार्दिक पांड्या ने कितना ही अच्छा खेला, लेकिन शिवम दुबे का जो रनआउट हुआ था वो क्लियर तौर पर हार्दिक पांड्या की नेग्लिजेंस के कारण हुआ था। वो जो उसका पूरा एक रहता है ना ऑरा फार्मिंग वाला, कैजुअली हर चीज करना है, किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसी चक्कर में शिवम दुबे रन आउट हो गया था। कॉल वहां पर हार्दिक का था एंड सडनली हार्दिक रुक गया एंड शिवम दुबे के पास मौका नहीं बचा पलटने का। खैर, स्कोर बोर्ड में लोग हो सकता है शिवम दुबे के नाम को इग्नोर कर दें। बंदे ने 25 बॉलों में 43 रन से स्कोर किए, लेकिन दुबे ने मिडिल ओवर्स में आकर जो मोमेंटम मेंटेन किया उससे इंग्लैंड डेथ ओवर्स में प्रेशर में आ गया। सबसे बड़ी बात, आदिल रशीद जो कि इनका एक माकी बॉलर है, जो बीच के ओवर्स में मैच को फंसाता है, उसको भी सेटल होने का मौका नहीं दिया गया। अगर मिडिल ओवर स्लो हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए तो 220-230 के आसपास स्कोर पहुंचना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहां पर शिवम दुबे ने जो बीच में धक्का मारा रन्स का, वही कारण रहा कि टीम इंडिया आखिरी में 230 के ऊपर के टारगेट के लिए धक्का मार पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर जो इस मैच में इंग्लैंड के ऊपर बना वो था इंडिया का 253 का स्कोर। नॉकआउट मैच में इतना बड़े स्कोर का मतलब होता है ऑपोजिशन ऑलरेडी प्रेशर में जा चुकी है। देखिए, 250 प्लस चेस करते वक्त टीम को हर ओवर में 12-13 रन चाहिए होते हैं एंड ये प्रेशर इवेंचुअली विकेट्स निकलवा ही देता है। और आप कितना ही क्लिनिकल चेस क्यों ना कर लें, चेस में गलतियां होती ही होती हैं। और जब आप चेस 250 रन का कर रहे हो, जब आपको पता है कि 13 का रन रेट तो आपको साहब मेंटेन करना ही है, तो आप खुद सोच कर देखो कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे। और यही कारण है कि यहां पर ये दिक्कत बढ़ी और टीम इंडिया ने उसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया एंड उसी चीज को मैनेज नहीं कर पाई इंग्लैंड। खैर, प्रेशर की एक ये चेस के टाइम पे प्रेशर का एक ये होता ही है एंड यहाँ पर इंग्लैंड किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लैंड तो यहाँ पर खुद ही टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनकर गया था और इंडिया ने बैटिंग का पूरा पूरा फायदा उठाया। 250 रन ना सिर्फ स्कोर के ऊपर, स्कोर बोर्ड के ऊपर ठोके, लेकिन उसको बहुत अच्छे से वहां पर असिस्ट भी किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेन्यू डिस्कशन ऑब्वियस सी बात है एक अलग ही चीज हो जाती है। देखिए, वानखेड़े की जो पिच है वो फ्लैट थी, बाउंड्री शॉर्ट थी, चेजिंग पॉसिबल था बट रिस्की था। मतलब 220-230 में बता रहा हूं, अगर इंडिया ने बनाए होते तो ये चेज होता ही होता। लेकिन यहां पर क्योंकि टीम इंडिया ने 250 रन का स्कोर टांग दिया था, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी यहां पर क्रिएट हो गया। पाकिस्तान के मैं कुछ शोज की क्लिप देख रहा था तो उसमें तनवीर अहमद ने कहा कि यार वो इंडिया तो सारे मैचेस फिक्स करता है और आईसीसी इनकी जेब में है, यही कारण है कि वानखेड़े की पिच के ऊपर इतने रन बने, क्योंकि इनको तो फाइनल में भेजना ही भेजना है। मतलब भाई, तुम एक बात बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई तुम्हारे घर में, क्या तुम ये चीज नहीं कर सकते थे? इंडिया ने उसको जीता।
T20 वर्ल्ड कप 2024 का इंडिया ने जीता वेस्ट इंडीज जाकर, अमेरिका में तक जाकर इंडिया ने मैचेस खेले जहां पर तुम हमसे हार के गए थे। अभी इस T20 वर्ल्ड कप में तुम्हारे सारे मैचेस कोलंबो में हुए, एक ही होटल में तुम ठहरे, तुम्हें पिचेस की कंडीशन के बारे में ज्यादा अच्छे से पता था, लेकिन क्या तुम वहां पे कुछ कर पाए? नहीं। एक्चुअली में पाकिस्तानियों के साथ में समस्या ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ना चीजें इग्नोर ही करते हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं बोलते। वानखेड़े में बड़े स्कोर डिफेंड हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर स्कोर बोर्ड का होता है ना, सबसे बड़ी बात। तिलक वर्मा को आज के मैच में बहुत लोअर डाउन दी ऑर्डर भेजा गया, लेकिन तिलक वर्मा ने जिस तरीके से 6 हिटिंग करी, 7 बॉलों के ऊपर बंदे ने 21 रन बनाया, 300 का स्ट्राइक रेट रहा। लोअर डाउन दी ऑर्डर जरूर भेजा गया, लेकिन जो काम था तिलक वर्मा का, उस बंदे ने वो काम वहां पर कंप्लीट किया। एंड ट्रस्ट मी, वो छक्के भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। जिस तरीके से तिलक वर्मा ने अपनी इनिंग को संभाला, एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया का स्कोर 230-235 के पास में रुक जाएगा, बट एंड में हार्दिक ने प्लस तिलक वर्मा ने जो हिटिंग करी, हार्ड हिटिंग करी, वही कारण था कि टीम इंडिया का स्कोर 250 के पार जा पाया। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा इंग्लैंड की मिस्टेक अगर मैं फिर से आपको बताऊं तो सबसे पहले तो हैरी ब्रूक का जो कैच ड्रॉप वाला मूवमेंट था संजू सैमसन का, वो सबसे बड़ा मूवमेंट रहा। नॉकआउट मैचेस में हाफ चांसेस भी आपको लेना पड़ता है। अगर कैच पकड़ा जाता, सैमसन आउट हो जाता 15 पे, एंड इंडिया का मोमेंटम वहीं पर स्लो हो जाता, क्योंकि उसके ठीक पहले अभिषेक शर्मा ऑलरेडी आउट हो चुके थे। सैमसन की टेक्निक के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, बैकफुट का गेम बंदे का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पेस के अगेंस्ट पेस बहुत तरीके से यूज़ करता है वो। मतलब सैमसन का बैकफुट गेम वर्ल्ड क्लास है। आर्चर जैसे फास्ट बॉलर को भी उसने स्क्वायर और कवर रीजन में डोमिनेट किया, सर के ऊपर से उस बंदे के छक्के मारे। ये बताता है कि मैंने अपने एक वीडियो में इस बात को मेंशन भी किया था कि सैमसन को देखकर ऐसा फील होता है, सोफले जी को बहुत बहुत बधाई हो सब्सक्राइब करने की। सैमसन को देखकर ऐसा फील होता है कि सैमसन के पास में वो एक एक्स्ट्रा 1 सेकंड है जो रोहित शर्मा के पास में रहता था। प्लस सैमसन के अंदर वो इंटेंट भी है, वो एग्रेसिव अप्रोच भी है, वो मैच्योरिटी वाला हेड भी है, वो काम एंड कूल कंपोजर भी है, एंड सबसे बड़ी बात एक टेक्निक भी है जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। एंड ये बहुत ही हाई लेवल की बैटिंग स्किल होती है जो सैमसन ने यहाँ पर दिखाई है। सैमसन ने एक रिकॉर्ड भी बनाया 89 रन का। विराट कोहली ने 2016 के सेमीफाइनल में यही स्कोर बनाया था, उसकी बराबरी करी। नॉकआउट मैचेस में प्रेशर अलग लेवल का होता है और संजू ने एग्जैक्टली वही मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई है। देखिए, इंडिया ने आज जो परफॉर्मेंस निकाल कर दी है वो एक टोटल टीम परफॉर्मेंस है। डिस्कशन सिंपल सी बात है, इसीलिए इस मैच में टीम इंडिया की बैटिंग के बारे में ज्यादा होगा, क्योंकि बॉलिंग आज टीम इंडिया की अच्छी नहीं रही। लेकिन अगर आप पिच के मायने से देखेंगे तो उन लोगों ने मैच बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है ना। ये मैच एक्चुअली सिर्फ संजू सैमसन की इनिंग्स नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया का कलेक्टिव परफॉर्मेंस था। यहां पर आप देखिए, अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ईशान किशन चल गए, ईशान किशन के बाद सूर्य कुमार यादव फेल हुए तो भैया हार्दिक पांड्या चल गए, शिवम दुबे चल गए, तिलक वर्मा चल गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि तू चल में आया वाली बात तो हो रही है, लेकिन हर कोई यहां पर रन बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। या यहां पर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सैमसन, किशन, दुबे, हमारी बॉलिंग यूनिट सभी ने यहां पर परफॉर्म किया है। आप किसी एक को नहीं बोल सकते कि नहीं यार इसके चक्कर में ये पूरी की पूरी टीम जीती है। देखिए, नॉकआउट क्रिकेट में हीरोज नहीं बनते। शशिकांत गोसावी जी ने सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिकांत जी। तो नॉकआउट क्रिकेट में हीरोज नहीं बनते, हीरोज क्रिएट होते हैं प्रेशर में। और आज वानखेड़े में संजू सैमसन ने दिखा दिया कि वो सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर नहीं है बल्कि बड़े मैच के प्लेयर भी हैं। देखो, सिंपल सी बात यह है कि इतने बड़े मैचेस में जब आपको परफॉर्म करना होता है ना, तब आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है। संजू के ऊपर जैसे प्रेशर क्या था कि संजू ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, बहुत शानदार, बहुत उम्दा पारी खेली थी। लेकिन उस पारी के बाद में अगर एक और पारी वैसी नहीं आती तो सवाल खड़े होने लगते उतनी ही जल्दी। और आज संजू ने एक और बड़े मुकाबले में जिस तरह की पारी खेली है, इस बात को संजू ने क्लियर कर दिया कि यार वो सिर्फ वन ऑफ वाला खिलाड़ी नहीं है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा है। और अगर उसको सही तरीके से ऐसे ही मौका मिलता रहा तो वो लड़का आगे तक खेलेगा पक्के तौर पर। और यही कारण है कि हम आज उसकी परफॉर्मेंस को इतना सेलिब्रेट भी कर पा रहे हैं, क्योंकि लड़का हमको उस लेवल की परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है, इतने बड़े लेवल पर। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम के सामने अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस निकाल कर देते हो तो जाहिर सी बात है आप में कुछ तो काबिलियत है, आपके अंदर काबिलियत है, इसीलिए आप इस चीज को इतने बड़े लेवल पर जाकर अचीव भी कर पा रहे हो। लगातार सब्सक्रिप्शन भी आ रहे हैं भैया। रायसोस जी ने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिए, सब्सक्रिप्शन आता है तो देखिए सभी को अच्छा ही लगता है भैया।